Hello बच्चों, today we have new chapter to study and the chapter is properties of bulk matter. So basically हम मैटर की अलग अलग इंटरनल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। और बल्क मैटर को हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा। हम सॉलिड्स में डिवाइड करेंगे, लिक्विड्स में डिवाइड करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में। सो दिस होल चैप्टर इज अबाउट वन पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, दैट इज दी सॉलिड्स। सॉलिड्स की इंटरनल प्रॉपर्टी बहुत सारी होती हैं, ऑल्दो जैसे सॉलिड ब्रिटल हो सकते हैं, डक्टाइल हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, बट हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक प्रॉपर्टी पढ़नी है दैट्स कॉल्ड इलास्टिक। और इस बिहेवियर को हम इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स का। सो आप कुछ ऐसे देखो कि हमारे पास एक पर्टिकुलर बॉडी है, जैसे ये एक रॉड है। हमने इसको एक तरह का फोर्स अप्लाई करा और खींच दिया, इसको इसकी लेंथ बढ़ा दी ऐसे। बिकॉज हमने फोर्स अप्लाई करा सो इसकी लेंथ बढ़ जाती है। जैसे हमने फोर्स को रिमूव करा, बॉडी जैसे थी एग्जैक्टली वैसे हो जाती है, सेम टू सेम। अगर बॉडी ऐसे हो जाती है कि ये जितने लेंथ की थी अभी उतने लेंथ की हो जाती है जैसे हमने फोर्स को अप्लाई करा। इवन अगर हम फोर्स को कंप्रेसिव टाइप लगाएं तो बॉडी कंप्रेस भी हो जाती है, ऐसे हो जाती है, क्योंकि हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया। और फोर्स को दोबारा रिलीज करा, बॉडी जैसे थी एग्जैक्टली वैसे हो जाती है। ऐसे बिहेवियर को हम इलास्टिक बिहेवियर के नाम से जानते हैं। लेकिन आप इमेजिन करो कि हमारे पास बॉडी है, इट्स सेम टाइप ऑफ बॉडी, इट वॉज ऑफ दिस मच लेंथ एंड नाउ वी हैव अप्लाइड सम फोर्स, और ये ऐसे खिंच जाती है, ये ऐसे खिंच गई और हमने ऐसे फोर्स अप्लाई किया हुआ था। इट वॉज द ओरिजिनल लेंथ एंड दिस इज द डिफॉर्म्ड लेंथ। उसके बाद हमने क्या करा, फोर्स को हटा दिया। जैसे हम फोर्स को हटाते हैं, हटाने के बाद भी बॉडी में कुछ ना कुछ परमानेंट सेट या परमानेंट डिफॉर्मेशन बच जाता है। In this case we have removed force, no force is at this point of time, but पहले लेंथ इतनी थी and at this point of time length is bit increased. So ऐसी वाली बॉडी को हम इलास्टिक ना बोल के क्या बोलेंगे, उसका उल्टा बोलेंगे इन इलास्टिक। इन इलास्टिक। थर्ड केस हो सकता है कि हमारे पास ये बॉडी है, इट वॉज ऑफ दिस मच लेंथ, और हमने फोर्स अप्लाई करा और बॉडी इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, और अभी फोर्स अप्लाई हुआ है तो ये ऐसे कुछ हो गई। अब हमने फोर्स को हटाया और फोर्स को हटाने के बाद भी बॉडी एग्जैक्टली उतनी बड़ी रह जाती है जितनी वो थी। मतलब इसमें कोई भी अपनी बॉडी को, अपनी शेप को रीगेन करने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मतलब हमने इसको खींचा और फोर्स हटा दिया और जैसे है वैसे रहेगी, मतलब इस बार कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसी वाली बॉडी को बोलते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब ये पूरी तरह से इनइलास्टिक है, या प्लास्टिक। यहां प्लास्टिक का मतलब वो मत समझना जो हमारे घर में बकेट होती है, प्लास्टिक की बकेट है तो सर ये प्लास्टिक है ना, वो प्लास्टिक मटेरियल का नाम है, बट ये प्रॉपर्टी है। सो प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब हुआ कि हमने जब किसी बॉडी को डिफॉर्म करा और जहां पे फोर्स छोड़ा ये एग्जैक्टली वहीं पे रह जाती है। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड द प्लास्टिक बिहेवियर और परफेक्टली इनइलास्टिक बिहेवियर। अब ये बिहेवियर हमें केवल लीनियर बॉडी में नहीं मिलेगा, ये सब तरह की बॉडी में मिलेगा। बॉडीज हो सकती है लीनियरली, बॉडी हो सकती है डिफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ एरिया। मान लो हमारे पास एक ऐसे बॉडी हो सकती है जैसे कार्टन होता है ना, कार्टन बॉक्स है, इतना बड़ा सा बॉक्स है, और इस वाले बॉक्स में हम इसको खींचेंगे तो है नहीं क्योंकि ये लेंथ नहीं है ना, इसको दबाएंगे भी नहीं तो रप्चर हो जाएगा, अगर हमने दबा दिया तो टूट फट जाएगा ये पूरा बॉक्स। तो हमने देखना है इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाले सरफेस को फिक्स्ड रखेंगे। मान लो इसको चिपका दिया हमने, या रोक के रखा हुआ है, और ऊपर वाले सरफेस के पैरेलल फोर्स अप्लाई करेंगे ऐसे। जैसे तुमने फोर्स लगाया ये वाला सरफेस यहां नहीं रहने वाला, कहां चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। और जैसे आगे बढ़ेगा इसमें डिफॉर्मेशन हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा कि जो ऊपर वाला सरफेस है ना, ये वाला, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, ऐसे हो गया। और जो ये वाला सरफेस है वो वहां नहीं रहने वाला, वो भी आगे बढ़ जाएगा, और वो कहीं यहां तक आ जाएगा, ऐसे कुछ हो गया दिस। उसके बाद क्या होगा, ये वाला एंड यहां नहीं रहेगा, ये भी आगे जाने वाला है, तो जब ये आगे जाएगा तो ये भी ऐसे हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी नहीं रहने वाला, ये भी आगे चले जाने वाला है, और ये भी ऐसे हो जाएगा, और फिर ये ऐसे आएगा। परफेक्ट हो गया। इसमें कौन सा डिफॉर्मेशन हुआ, ऐसे वाले केस में डिफॉर्मेशन और इस वाले केस में डिफॉर्मेशन में फर्क है। यहां हमने पूरी बॉडी की लेंथ को ही चेंज कर दिया। यहां पे देखो, यहां पे हमने वॉल्यूम को भी चेंज नहीं करा, हम केवल इसको डिफॉर्म कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, रादर डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। बट यहां पे भी तो इलास्टिक नेचर या इलास्टिक बिहेवियर एप्लीकेबल होगा। अगर ये इलास्टिक होगी तो ये दोबारा अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। अभी हमने फोर्स अप्लाई करा और इसको डिस्टॉर्ट कर दिया, जैसे तुम फोर्स छोड़ोगे ये दोबारा सेम टू सेम हो जाना चाहिए, अगर ये पूरी तरह से इलास्टिक है तो।
अगर ये इलास्टिक नहीं है तो ये एग्जैक्टली अपनी पोजीशन पे पहुंचने वाली नहीं है। सिंपल सी कहानी है। तो मतलब इस केस में भी हम इलास्टिक बिहेवियर पढ़ते हैं, बट इस इलास्टिक बिहेवियर और इस इलास्टिक बिहेवियर का नाम अलग अलग है। ऐसे वाले केस में हम नॉर्मल इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे वाले फोर्स का नाम होता है शीयर, SHEAR, शीयर फोर्स, जो हम सरफेस के पैरेलल लगा देते हैं। अगर फोर्स हटाने के बाद बॉडी जैसे थी एग्जैक्टली वैसे हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक। बट ये अलग तरह का इलास्टिसिटी है। एक हो सकता है कि हमारे पास सपोज करो ये बॉडी है, ये एक बॉडी है स्फेरिकल जिसका रेडियस है r के बराबर, ये बॉडी है। हमने इसको उठा के पानी में डाल दिया, ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे यहां तक पानी भरा हुआ है। जैसे तुमने इस बॉडी को पानी में डाला, काफी ज्यादा गहराई में डाल दिया, डीपर लेवल पे। जब तुम काफी ज्यादा गहराई में पानी में डालोगे क्या होगा यार, पानी दबाव डालेगा, दबाव डालेगा, रेडियस सेम थोड़ी रहेगी, रेडियस बदल जाएगी, रेडियस हो जाएगी r, जहां पे r लेस देन r होगा। यहां पे क्या बदला, इसको हम बोलेंगे रेडियस बदली कि वॉल्यूम बदल गया, यहां पे वॉल्यूम बदल गया। लेकिन पानी में निकालने के बाद ये दोबारा अगर ऐसे हो गई तो हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक है। और दोबारा ऐसे नहीं हुई तो फिर इलास्टिक नहीं है, फिर कैसी है, इनइलास्टिक है। अगर बिल्कुल भी नहीं हुई, मतलब इसका शेप ऐसे हो गया ना, निकालने के बाद ये इतने का इतने रह गया, तो हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो इस हिसाब से हम इस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो तीन चीजें। पहली बात, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। वो यहां पे हो सकता है, वो यहां पे हो सकता है, वो किसी भी जगह पे, जितने तरह के हम फोर्स देख रहे हैं वो सारे के सारे डिफॉर्मिंग है। ये बेसिकली टेंशन दे रहा है इसलिए हम इसको टेंसाइल बोलेंगे, टेंसाइल। और ये कंप्रेस कर रहा है इसलिए इसको हम बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स। लेकिन ये हैं सारे के सारे डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि ये डिफॉर्म कर रहे हैं। अगेन ऐसे वाले फोर्स को हम शीयर फोर्स कहते हैं, बट ये भी डिफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम एक चीज तो देखेंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है इस पूरे चैप्टर में। दूसरा हम पढ़ेंगे स्ट्रेस, आपको अभी समझाता हूं। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन। चौथा हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ या इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उसका इलास्टिक बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्लियर है? सो हम एक काम करते हैं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं और एक एक चीज पढ़ेंगे तो अभी हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये क्या क्या होता है। सो सबसे पहला पॉइंट है डिफॉर्मिंग फोर्स। सो वी हैव वन हेडिंग कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। अब मैं हर चीज लिखने वाला नहीं हूं क्योंकि टाइम बच जाएगा, सो मैं डिक्टेट करता जाऊंगा। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके एक एक चीज को नोट करना है। नोट्स बेटा प्रॉपर बनाना, नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई फायदा नहीं है। मैं जो जो बोलूंगा आपने पॉज करना है, नोट्स में लिखना है, फिर वीडियो को आगे बढ़ाना है। सो डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा फोर्स है, अंडरस्टैंड करो। अभी अभी मैंने आपको समझाया, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स इज वन विच व्हेन अप्लाइड चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। इसका मतलब अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो क्या बोलूंगा, अभी अभी मैंने क्या बोला, डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, चेंज करता है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, क्या करता है ये, चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन किसका, ऑफ बॉडी। परफेक्ट हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है। कोई बोलेगा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो कॉन्फ़िगर करने का मतलब हुआ, सपोज करो हमारे पास एक रॉड है, मैं कॉन्फ़िगरेशन समझाता हूं। ये रॉड है, यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, देखो 1 2 3 ऐसे बहुत सारे इधर भी होंगे। ये मैं आपको 2D में दिखा रहा हूं, एक्चुअली अरेंजमेंट 3D में होगा। ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा। तो अभी कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, अभी कॉन्फ़िगरेशन है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच का कुछ गैप है, दैट्स कॉल्ड ए नॉट। ए नॉट का मतलब क्या है, यहां पे ए नॉट है बेसिकली बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ मतलब इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बने होंगे, उनकी ये लेंथ है। अच्छा, इधर ए नॉट है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये भी ए नॉट ही होगा, क्योंकि अरेंजमेंट कैसा होता है, सिमिलर होता है, सिमेट्रिक होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट हमें दिख रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारे पर्टिकुलर रॉड का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। अब हम कैसा लगा सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, कैसे भी हो सकता है, लेंथ वाइज लगा सकते हैं, एरिया बदलने में लगा सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक लगा सकते हैं, इट कैन बी एनी। लेकिन जब भी तुम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, हमारे कॉन्फ़िगरेशन को बदल देगा। बात खत्म हो गई, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। अच्छा, इलास्टिसिटी कोई आपसे पूछे कि सर ये बताओ इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी सोचो क्या है ये। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है किसकी, बॉडी की।
कैसी प्रॉपर्टी? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो टेंडेंसी रखती है, कौन सी टेंडेंसी रखती है? बॉडी के शेप को दोबारा से रीगेन करवाने की। कोई तुमसे सिंपल पूछे यार कि इलास्टिसिटी क्या है, तो तुम एक लाइन में बोलोगे इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है। किसकी? मटेरियल की। कौन सा मटेरियल? जिससे वो बॉडी बनी है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो बॉडी के शेप को दोबारा वापस लाने की कोशिश करेगी कि भाई देखो हम तो ऐसे थे, तुमने ऐसा कर दिया, तुम हट जाओ तो हम दोबारा कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे। मतलब एग्जैक्टली लेकिन यहां तो इनइलास्टिक लिखा हुआ है। अगर हम एग्जैक्टली वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे तो हम क्या बोलेंगे? भाई हमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कूट कूट के भरी हुई है, खूब सारी भरी है। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली वैसे नहीं हो पाए, थोड़े से रह गए, इसका मतलब क्या है? हम पूरी तरह से इलास्टिक नहीं है। क्लियर हो गया? तो सिंपल लैंग्वेज में कोई अगर तुमसे पूछे तो तुम अपनी लैंग्वेज में समझा सकते हो। अगर हमें प्रॉपर लिखना हो कॉपी पे मार्क्स लेने के लिए तो कैसे लिखोगे? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेशन। और कन्फिगरेशन में क्या क्या लिखोगे ब्रैकेट में? वो लेंथ हो सकता है, वो वॉल्यूम हो सकता है, और वो शेप हो सकता है। कन्फिगरेशन का मतलब यहां पे क्या है? लेंथ, वॉल्यूम और शेप। दोबारा पढ़ता हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है कि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटा दें तो बॉडी अपने शेप को दोबारा से रीगेन या दोबारा से कन्फिगरेशन को रीगेन कर लेती है। अगर ऐसी वाली प्रॉपर्टी है तो वो इलास्टिक है, और नहीं है तो वो इलास्टिक नहीं है। इसका मतलब हम एक लाइन में क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर ऐसी वाली प्रॉपर्टी है तो हम क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे वो इलास्टिक है, अदरवाइज वो नहीं है। अच्छा, अब इलास्टिक के बाद कोई आपसे बोले कि सर एक बात बताओ, परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा? अब तुम्हें समझ तो आ गया यार, परफेक्टली लगा दिया। परफेक्टली का क्या मतलब हुआ? परफेक्टली का मतलब हुआ कि पूरी तरह से जैसा था एग्जैक्टली वैसा हो जाएगा, तो परफेक्टली इलास्टिक है। मतलब हमने बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी के शेप को बदल दिया, अब फोर्स हटा दो, फोर्स को हटाते साथ वो एग्जैक्टली वैसा हो जाए जैसा पहले था, तो हम क्या बोलेंगे? वो परफेक्टली इलास्टिक है। अच्छा, लिखा जाए तो कैसे लिखोगे? तुम बोलोगे अ बॉडी विच रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेशन completely after removal of deforming force from it is called perfectly elastic। तो एक लाइन में यहां पे क्या लिख सकता हूं? it regains completely its original configuration। मतलब जैसा था एग्जैक्टली वैसा हो जाए पूरी तरह से, तो हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। बहुत अच्छी बात है। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक मतलब व्हाट इज प्लास्टिक? तो इसका मतलब उल्टा हो गया ना, प्लास्टिक इलास्टिक का ठीक उल्टा। इलास्टिक में क्या था? प्रॉपर्टी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड प्रॉपर्टी नॉट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब इट does not regain original shape। मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज तो आएगा। चेंज का मतलब हमारे पास ये था ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है, फिर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दिया, ये ऐसे हो गया, ये फोर्स अप्लाई करा, अब हमने फोर्स हटा दिया। फोर्स हटाने के बाद इसमें हल्का सा बदलाव आ जाएगा। ज़्यादा बदलाव आए ना आए, लेकिन हल्का सा तो फिर भी आ गया। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? ये इनइलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी है। परफेक्ट। अगर कोई आपसे बोले कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होगी? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी हमें समझ में आ गया यार।
कि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं आने वाला। मतलब एक बार तुमने इसको डिफॉर्म करके फोर्स हटा दिया, ये मतलब वहीं रुकने वाला है, जहां पे होगा बिल्कुल वहीं रुक जाएगा। जैसे क्ले होती है, क्ले को तुमने खींच दिया, वो वहीं छोड़ दिया, वहीं रुक जाएगी। क्ले भी फिर भी थोड़ा बहुत खींचने के बाद हल्का सा पीछे को आती है, बट आप ये मान के चलो कि क्ले काफी हद तक परफेक्टली जैसा बिहेव करती है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? लैंग्वेज लिखो आप, अ बॉडी विच डज नॉट रीगेन its original configuration at all on the removal of deforming force. However, small the deforming force may be is called perfectly plastic body. मतलब चाहे हम थोड़ा सा भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तब भी बॉडी अपने जितना डिफॉर्म हो गई बस उतना डिफॉर्म हो जाएगी। मतलब इसमें हम क्या बोल सकते हैं एक लाइन में? परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब कोई आपसे पूछे कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कौन सी होती है? ऐसी बॉडी जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, बिल्कुल भी वापस आने वाली नहीं है, ऐसी वाली बॉडी को हम बोल रहे हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। चलो जी, समझ आ गया जी, हमें इतना कुछ क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक चीज होता है, एक टर्म होता है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस। आप सोचो जल्दी से, स्ट्रेस क्या होता है आपके हिसाब से? स्ट्रेस क्या होता है? मैं आपको समझाता हूं। ये हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड है और इसमें मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। और मॉलिक्यूल का नेचर पता कैसा होता है? इनके बीच का गैप होता है A0 के बराबर। A0 मतलब एनी लेंथ। अगर हम इस डिस्टेंस को बढ़ा दें, मतलब अगर हम लेंथ को, मतलब इसको खींच देते हैं, खींच देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। चलो जी, खींच दिया हमने, एक फोर्स अप्लाई करा, ऐसे खींच दिया। इसकी थिकनेस आपको ज़्यादा दिख रही है, देखो इसकी कम थी, इसकी ज़्यादा है, वो बाय डिफॉल्ट हो गया, बट एक्चुअली इसकी थिकनेस बढ़ेगी नहीं, बढ़ने की जगह कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपने खींचा है। तो जो मॉलिक्यूल है इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा, है ना, ये बढ़ जाएगा, अभी ऐसे हो जाएगा, ये हो गया, ऐसे हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए क्या है? A0 से ज़्यादा है। तो होता क्या है एक्चुअली, जब इनके बीच का गैप बढ़ता है तो इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि पहले जो लेंथ थी, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेंथ। सारे के सारे मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में थे अपनी पोजीशन पे। अगर हमने इसको खींच दिया तो इक्विलिब्रियम से दूर चले जाएंगे, तो वो दोबारा से लौटने की कोशिश करेंगे। ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है। मतलब तुम ये देखो, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें ना, हम एक ग्राफ प्लॉट करें इनके बीच में, फोर्स में और आर में, आर नहीं बोलते हम लोग, ए बोल देते हैं, ए में और फोर्स में, तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जब इन दोनों के, इनके बीच का गैप A0 होगा ना, A0, उस टाइम पे फोर्स लगेगा इनके बीच में 0, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम पे सारे के सारे मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0 आएगा। जैसे इस मॉलिक्यूल को इधर राइट वाला इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, ऐसे करके नेट फोर्स आ जाएगा 0। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कट लगाते हैं, एक कट लगा के हम लोग बोलते हैं, सपोज करो ये A0 के बराबर है। जब मॉलिक्यूल A0 डिस्टेंस पे होंगे तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स आएगा 0। लेकिन अगर तुमने इनके बीच का गैप और कम कर दिया तो ये मॉलिक्यूल आपस में रिपेल करेंगे। तो जैसे तुम इन दोनों के बीच का गैप कम करोगे, इसको दबा के, कंप्रेस करके, तो इनके बीच में रिपल्शन लगेगा, और जैसे तुमने फोर्स हटाया दोबारा उसी जगह पे जाने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली अगर हम इसमें एक वो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ग्राफ कुछ ऐसे आता है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि यहां पे फोर्स की वैल्यू है 0, और अगर हम यहां पे फोर्स की वैल्यू, मतलब जब A0 डिस्टेंस पे होंगे तो फोर्स की वैल्यू 0 है। अगर हम इस डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव को हम रिपल्शन मान सकते हैं। और अगर हम A0 से ज्यादा करते हैं, गैप ज्यादा कर दिया, तो फोर्स नेगेटिव हो गया। नेगेटिव को हम अट्रैक्शन मान सकते हैं। इसका मतलब अगर हम इन मॉलिक्यूल के बीच का गैप कम कर देंगे तो वो रिपेल करेंगे, और अगर गैप को ज्यादा कर दिया तो वो अट्रैक्ट करेंगे, पीछे को खींचेंगे। क्लियर? तो इनके बीच में ऐसा कुछ ग्राफ आता है। ये हमारे मॉलिक्यूल्स का नेचर होता है, हर एक बॉडी में ऐसे ही होता है। अगर ऐसे ना होता, मान लो डिस्टेंस बढ़ाने पे मॉलिक्यूल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तब तो बॉडी को थोड़ा सा खींचते वो टूट जाती। टूटती क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम खींचते हैं तो ये मॉलिक्यूल आपस में अपने आप को दोबारा से उसी पोजीशन पे लाने की ट्राई करते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी बची रहती, नहीं तो बॉडी टूट जाएगी। क्लियर? तो स्ट्रेस क्या चीज है?
स्ट्रेस है जब तक हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, मॉलिक्यूल आराम से रह रहे थे, खुश थे, सब कुछ बढ़िया था। जैसे तुमने फोर्स लगा के इसको बाहर को खींचा, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, बॉडी को हमने वापस लाना है। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तरह का इंटरनल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। कौन सी टेंडेंसी? जो बॉडी को वापस लाने की कोशिश करती है। इस वाले बिहेवियर को हम या इस वैल्यू को हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? इस बॉडी में एक तरह का टेंशन डेवलप हो जाता है पर यूनिट एरिया में। ये एरिया है, अगर ये एरिया ए हो और यहां पे टेंशन डेवलप हो गया हो टी के बराबर, टी टेंशन हो और दिस एरिया इज ए, देन जो स्ट्रेस होता है वो होता है टेंशन पर यूनिट एरिया, या इंटरनल फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और नो डाउट हमें मालूम है कि जो टेंशन होगा वो फोर्स के बराबर ही होगा। इसलिए बराबर होगा क्योंकि अब हमने जब बॉडी को खींचा तो बॉडी यहां पे रुक गई, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होगा, तो जितना ये फोर्स होगा उतना बैक साइड का फोर्स होगा। थोड़ा सा देखें स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। तो स्ट्रेस का मतलब कुछ ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रिस्टोर का मतलब दोबारा से अपनी पोजीशन पे लाने के लिए इंटरनली एक ऐसा फोर्स डेवलप हो जाता है जो इस बॉडी को अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। तो क्या बोला मैंने? दिस इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये वाली बॉडी क्या हो गई है? डिफॉर्म हो गई है। तो डिफॉर्म्ड बॉडी में इंटरनल टेंशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इन शॉर्ट बोलें तो स्ट्रेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि जितना टेंशन ये होगा वो इस फोर्स के इक्वल ही होगा। क्लियर? इसका मतलब स्ट्रेस को हम एक लाइन में शॉर्ट में लिख सकते हैं। कोई आपसे बोले कि स्ट्रेस क्या चीज है, तो तुम बोलोगे स्ट्रेस है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोर क्यों कहते हैं इसको हम? क्योंकि जब हम इस बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो इसके अंदर एक तरह का वो टाइप डेवलप हो जाता है जो बॉडी को दोबारा वापस लाने की कोशिश करता है। वापस लाने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम? रीस्टोर करना बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड दी स्ट्रेस। स्ट्रेस को हमने कई टाइप से डिफाइन करा। कई टाइप का मतलब, जैसे मान लो हमारे पास ऐसे कुछ हो कि हमारे पास एक हवा का एयर बबल है। एयर बबल ऐसे है, अगर एयर बबल को हम किसी तरह से पानी के नीचे डुबा दें, या एयर बबल पानी के नीचे होता तो पानी में सब तरफ से फोर्स लग रहा होता है ऐसे। हमेशा फोर्स कैसा लगता है? नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है। अगर नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा तो ऐसे वाले स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे? ऐसे वाले स्ट्रेस को हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। अगर हम एक ऐसे ले लें, एक रॉड है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पे हमने वेल्डिंग कर दिया रॉड को और यहाँ पकड़ के हर पॉइंट पे इसको ऐसे करके खींचा, तो हम कैसे खींच रहे हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो ऐसे वाले स्ट्रेस को भी हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर? तो कोई आपसे बोले कि सर एक बात बताओ कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस तो समझ आ गया बेटी, कितने तरह के होते हैं? तो बहुत तरह के होते हैं। कोई आपसे बोल सकता है नॉर्मल स्ट्रेस, पहला पॉइंट हो सकता है नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस अभी मैं बता रहा था कौन सा वाला होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ बॉडी, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे ये बॉडी का एरिया है, इस एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, तो ऐसे वाले केस में हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। ये बॉडी है, इसका क्रॉस सेक्शन ये वाला है, क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। बाकी जो इसका स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा वो सेम आएगा। मान लो ये रेडियस आर है और ये टोटल फोर्स मतलब ये सारा मिला के लग रहा है एफ के बराबर टोटल फोर्स लग रहा है। तो कोई ऐसे वाले केस में बोले स्ट्रेस बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा एरिया? सरफेस एरिया, 4πr²। अगर हम इस वाले केस में बात करें स्ट्रेस कितना होगा, तो यहां तुम बोलोगे सर ये एरिया अगर ए के इक्वल है तो स्ट्रेस इक्वल टू होगा एफ अपॉन एरिया। एरिया यहां भी है, एरिया यहां भी है, बट इस एरिया को बोलते हैं सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि फोर्स केवल इतनी जगह पे लगाया हमने, यहां तो नहीं लगाया ना, तो हम केवल इस वाले एरिया को कंसीडर कर रहे हैं। परफेक्ट है। नॉर्मल स्ट्रेस के बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं।
नॉर्मल स्ट्रेस के बहुत सारे, ये नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग लिख दिए, इसके बहुत सारे टाइप हैं। एक टाइप है हम इसको कुछ लिख सकते हैं, लेट्स से ए पार्ट। एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। एक ऐसी स्ट्रेस जो टेंशन दे रही हो उसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। और सबसे अच्छा एग्जांपल वो है जो अभी अभी हमने लिया था, ये वाला, हम ऐसे फोर्स लगा रहे थे, इसको हम बोलते हैं टेंसाइल। एक और पार्ट हो सकता है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव। ये भी नॉर्मल स्ट्रेस है लेकिन ये कंप्रेस कर रही है, मतलब ये बॉडी है और फोर्स हम ऐसे लगाएं। ध्यान से दो, इसको हम टेंसाइल नहीं बोल सकते, बोलेंगे नॉर्मल। ये नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल है, ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल है, लेकिन ये टेंसाइल है क्योंकि खींच रहा है और ये कंप्रेस कर रहा है। परफेक्ट। सो टेंसाइल हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है, उसके अलावा हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो सकता है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस कैसे हो सकता है? जैसे मैं आपसे बात करूं कि हमने एक जगह पानी भरा हुआ था, हाइड्रो वर्ड हम वाटर के लिए जनरली यूज़ करते हैं या लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। एक जगह पानी भरा हुआ है और हमारे पास एक बैलून है, अंडरस्टैंड करना, बैलून। हमने अपने घर में बैलून को फुलाया और वो बैलून इतना बड़ा था। हमने इस बैलून को पानी के अंदर यहाँ से दबाने की कोशिश करी और हाथ में होल्ड करके अच्छे से प्रेस करते करते बैलून को हम यहाँ तक ले गए। जब बैलून सरफेस पे था तो इतना बड़ा था, जब बैलून यहाँ जाएगा तो इतना हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से स्ट्रेस लग रही है? लिक्विड की वजह से लग रही है। एक्चुअली यहाँ पे लिक्विड का काफ़ी हाई प्रेशर है और वो हाई प्रेशर क्या करेगा? सब तरफ से दबा के रखेगा। दबा कहाँ पे रहा है? नॉर्मल डायरेक्शन में ना। इसका मतलब ये है तो नॉर्मल स्ट्रेस, लेकिन किसकी वजह से डेवलप हुई है? लिक्विड की वजह से। इसलिए ऐसी वाली स्ट्रेस को क्या नाम देंगे हम? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये कौन सी है? कंप्रेसिव। ये कौन सी है? टेंसाइल। अगर आपको लैंग्वेज लिखना हो तो तुम कैसे लिखोगे? तुम ऐसे लिख दोगे। टेंसाइल में कैसे लिखोगे? इफ देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ और एक्सटेंशन ऑफ बॉडी ड्यू टू फोर्स, देन इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। देखो हम यहाँ पे लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्रेसिव क्या होगा? इसका उल्टा होगा। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन लेंथ ऑफ अ वायर और compression of body due to applied force, then it is the compressive stress. Hydraulic stress कब बोलेंगे? When a solid body undergoes a change in volume without any change in geometrical shape. ये सर्कुलर था तो सर्कुलर ही होगा, स्फेरिकल था तो स्फेरिकल ही होगा, शेप में चेंज नहीं आ रहा लेकिन पूरे के पूरे वॉल्यूम में चेंज आ जा रहा है। तो जब भी कभी when a body undergoes a change in volume without any change in its geometrical shape on applying force perpendicular to every point on the surface of body, it is called hydraulic stress. है ना? फोर्स कैसा लग रहा है? बॉडी के परपेंडिकुलर लग रहा है हर एक पॉइंट पे, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो ये सारे के सारे टाइप कौन से थे? ये सारे के सारे थे नॉर्मल स्ट्रेस के टाइप। अब हमारे पास अगली स्ट्रेस आती है और वो स्ट्रेस आती है सेकेंड पार्ट, वो आती है टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस आप अंडरस्टैंड करना, ये भी स्ट्रेस है लेकिन ये वॉल्यूम चेंज नहीं करती, ये केवल डिस्टॉर्ट करती है। डिस्टॉर्ट जैसे हमारे पास एक रॉड है, रॉड एक बड़ी सी रॉड है, इतनी बड़ी रॉड है। हमने देखना है फ्लेक्सिबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? फ्लेक्सिबल देखने के लिए, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए हम इधर को खींचेंगे नहीं, इधर को नहीं खींचेंगे। फिर क्या करते हैं? हम इसको मोड़ते हैं। मोड़ने का मतलब हमने इस वाले एंड को पकड़ के रखा है, फिक्स रखा हुआ है, और हम क्या करेंगे? अपर पार्ट, जो अपर एंड दिख रहा है ना, उसको हम धक्का लगाएंगे यहाँ से, और फिर ये इसको धक्का लगा के बेंड करेंगे, तो ये बेंड हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और फिर ये ऐसे हो जाएगी। फिर हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद दोबारा से क्या होगा? ये रॉड अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। अगर ऐसा बहुत जल्दी होता है, बड़े आराम से आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? कि फ्लेक्सिबल है। आराम से नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे? रिजिड है। अगर बेंड करने के बाद दोबारा वापस आए ही ना, तो हम क्या बोलेंगे? ये इनइलास्टिक है। बट इस प्रोसेस में ध्यान से देखा जाए, फोर्स हमने कहाँ पे लगाया? एक एंड को फिक्स रखा, दूसरे एंड पे फोर्स अप्लाई करा हुआ है हम लोगों ने इधर को। ऐसे वाले केस में हमने फोर्स कहाँ लगाया? सरफेस के पैरेलल अप्लाई करा हुआ है। जब हम सरफेस के पैरेलल अप्लाई करेंगे तो ऐसे वाले फोर्स को बोलेंगे शियर फोर्स, और जो स्ट्रेस होगी वो स्ट्रेस होगी शियर स्ट्रेस। और इस वाले स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा फोर्स अपॉन फ्री सरफेस एरिया। ध्यान से देखो, फ्री सरफेस एरिया।
फ्री क्यों बोला? क्योंकि ये वाला तो फिक्स्ड है, फ्री कौन सा है? ये वाला। तो ये इसके इक्वल आएगा, एंड दैट इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हमसे कोई बात करे कि एसआई यूनिट क्या होगी स्ट्रेस की, तो ऑब्वियस ही बात है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर कोई डायमेंशनल फॉर्मूला बोले तो आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। और ये आप ध्यान से देखें, ये यूनिट बिल्कुल प्रेशर की यूनिट आ रही है। जो प्रेशर की यूनिट होती है वही स्ट्रेस की यूनिट आ रही है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस। जब तुम स्ट्रेस अप्लाई करते हो ना, जैसे ये हमारे पास बॉडी थी, इट वॉज अ बॉडी, और हमने इस पे अप्लाई करा ये हमारे पास बॉडी थी और हमने इस पे अप्लाई करी स्ट्रेस, तो बॉडी में डेवलप हो जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या मतलब हुआ? बॉडी की शेप में डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो ध्यान से देखना, स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं और बॉडी में स्ट्रेन क्या होता है? डेवलप होता है। तो कोई आपसे बोले स्ट्रेन क्या है, तो तुम बोलोगे परमानेंट डिफॉर्मेशन जो हो गया, या सॉरी जो उस टाइम पे डिफॉर्मेशन हो गया वो, या कन्फिग्रेशन में चेंज आ गया, वो स्ट्रेन है। सो नाउ वी स्टडी स्ट्रेन। जैसे आप इमेजिन करो, हमारे पास ये रॉड है, इसका लेंथ है L0 के बराबर। अब हमने अप्लाई करा फोर्स, तो ये हो गया L के बराबर, L आ गया। तो कोई हमसे पूछे कि चेंज इन लेंथ कितना आया, चेंज इन लेंथ कितना आया, तो तुम बोलोगे सर ये आया L माइनस L0, इसको हम डेल्टा L बोल सकते हैं। और इनिशियल लेंथ कितना था? L0। तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का बेसिक मतलब होता है चेंज अपॉन इनिशियल, मतलब डेल्टा L अपॉन L0, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। और ये डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि अगर ये मीटर होगा तो ये भी मीटर है, तो फिर इसकी डायमेंशन ऐसे कुछ आ जाएगी। तो स्ट्रेन केवल लेंथ के टर्म्स में नहीं डिफाइन करेंगे, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास एक बॉडी थी, इसका वॉल्यूम था V0। अब हम लेंथ की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। एंड सपोज करो हमने बॉडी को सब तरफ से खींच दिया, बाहर की तरफ खींचा, बाहर की तरफ। अब जब हमने बाहर की तरफ खींचा तो बॉडी का वॉल्यूम सेम तो नहीं होगा, बॉडी का वॉल्यूम बढ़ गया, ऐसे कुछ हो गया। अब अप्लाइड ऐसे कुछ खींचा हुआ, देखो इधर को खींचा, फिर इधर खींचा, इधर। जब तुमने ऐसे खींचा तो वॉल्यूम बढ़ गया, और कितना हो गया? सॉरी, V0 से चेंज होके V हो गया। कोई आपसे बोले स्ट्रेन क्या होगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? तुम बोलोगे डेल्टा V इक्वल टू V माइनस V0। तो व्हाट इज स्ट्रेन? तो स्ट्रेन आएगा डेल्टा V अपॉन V0, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल। ध्यान से देखो तो सेम है, यहाँ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे हम लेंथ के चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम के चेंजेस की बात कर रहे हैं। कब कौन सा स्ट्रेन यूज करेंगे? जब जिस तरह की बॉडी होगी, जैसी वाली सिचुएशन होगी, हम उस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंथ चेंज होगी तो ये फॉर्मूला आएगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम सबसे पहले समझें कि स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है। द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। मतलब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो जिस तरह से हम लोगों ने स्ट्रेस अलग अलग तरह की डिफाइन करी, वैसे स्ट्रेन भी अलग अलग तरह की होंगी। जैसे कोई आपसे बोलता है स्ट्रेन का एक पार्ट आता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जैसे इसका नाम समझ आ रहा है, अगर आप समझ पा रहे हो, लॉन्गी मतलब होता है अलोंग द लेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब हुआ कि जब हम लेंथ में चेंज करते हैं, मतलब इस तरह की स्ट्रेन का मतलब हुआ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो जब भी हम लेंथ में चेंज कराएंगे तो ऐसी वाली स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और अगर इसका हम फॉर्मूला लिखें तो ये क्या होगा? ये होगा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, अपॉन इनिशियल लेंथ। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को बताएगा। कोई आपसे बोले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्या मतलब हुआ। मतलब ऐसी वाली स्ट्रेन के केस में हम क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पे पक्का हमें समझ आ रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है। इन द स्ट्रेन व्हाट इज हैपनिंग, बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो फॉर्मूला लिखेंगे हम चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन क्या बोलेंगे हम लोग? अपॉन बोलेंगे हम इनिशियल वॉल्यूम। मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम करेंगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। परफेक्ट हो गया। मतलब डेल्टा V अपॉन V, और इसको क्या बोलेंगे हम? डेल्टा L अपॉन L। एक और स्ट्रेन है शियरिंग स्ट्रेन। इसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ये हल्का सा डिफरेंट है। सो दिस इज
व्हाट, शीयरिंग स्ट्रेन या शीयर स्ट्रेन। शीयर में क्या होगा, सी जैसा हम लोग बात कर रहे थे, हमारे पास बॉडी है, ये बॉडी है और हम इसको 3D में बनाते हैं और ये बॉडी ऐसे है, फिर लाइक दिस, ऐसे कुछ है, ऐसे है और ऐसे। मान लो इस वाले एंड को हमने फिक्स कर दिया, ये फिक्स्ड है और अब हम फोर्स अप्लाई करते हैं कहाँ पे, सरफेस के पैरेलल, ये फोर्स लग रहा है। जैसे आपने फोर्स अप्लाई करा तो इसका शेप हो जाएगा चेंज, मतलब ये ऐसे आ जाएगा कुछ लाइक दिस, ऐसे कुछ आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हल्का सा चेंज कराते हैं, ये इधर और ये इधर, तो ऐसे कुछ चेंज आ गया और ये वाला पॉइंट भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा लाइक दिस, दिस ऑल्सो डूइंग सेम थिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले शेप था, पहले था ये वाला ऐसे वाला, मतलब अपर क्रॉस सेक्शन ये था, अभी आगे को निकल गया, तो ये किसी एंगल के साथ शिफ्ट हो गया, लेट्स से फाई एंगल, फाई हम लोगों ने एक एंगल बोल दिया, तो इसमें शिफ्ट हो गया कुछ डेल्टा एल के बराबर। तो स्ट्रेन हमेशा रेशो होता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना शिफ्ट हुआ विद रिस्पेक्ट टू इसकी हाइट कितनी है, लेट्स से ये एच है, तो जिसको हम शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन कब आएगा, जब हम शियर स्ट्रेस लगाएंगे। तो ऐसे वाले केस में जो शियर स्ट्रेन आएगा उसका फॉर्मूला आएगा कितना शिफ्ट हुआ विद रिस्पेक्ट टू कितनी हाइट थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर इसकी हाइट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी है, अगर ये कम होगा तो कम होने की पॉसिबिलिटी है। और हम ध्यान से देखें तो जब ये रेशो निकालोगे ना, तो ये रेशो आएगा डायग्राम के हिसाब से 10:5, लेकिन जो 5 होगा वो स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा, क्योंकि बॉडीज़ में इतना ज़्यादा भी चेंज नहीं आता, जब भी हम बॉडीज़ में डिफॉर्मेशन करते हैं तो बहुत हल्का सा करते हैं। अगर स्मॉल होगा तो हम 10:5 को क्या बोल सकते हैं, हम 10:5 को बोल सकते हैं इक्वल टू 5, और ये कौन सा वाला स्ट्रेन होगा, ये होगा शियर स्ट्रेन। सो शियर स्ट्रेन बेसिकली कितना एंगल शिफ्ट हो गया उसको समझाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 5। सो इट वॉज ऑल अबाउट दी डिफॉर्मिंग फोर्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब हम आगे देखेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टीज और उनका आगे किस तरह से बिहेवियर आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।